मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 9। तो पार्ट 9 में देखिए आपके क्या है, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज क्या होता है? किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसके देश का तिरंगा झंडा होता है, मतलब झंडा होता है और वो वहाँ की पहचान होती है। तो ये जहाँ ऑस्ट्रेलिया, अपने मध्य प्रदेश, हर जगह के झंडे की अलग अलग इसकी पहचान होती है। तो झंडों के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ का प्रस्तुत पाठ हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माण एवं विकास की कहानी पर आधारित है। इसके वर्तमान रूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आइए पढ़कर हम राष्ट्रध्वज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जी हाँ, हम सब की यही भावना है कि 3 रंगों का एवं अशोक चक्र में सुसज्जित हमारा राष्ट्रध्वज सदैव शान से फहराता रहे। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की स्वतंत्रता और तिरंगे का सम्मान बनाए रखे। प्रत्येक वस्तु का एक इतिहास एवं कहानी होती है। तिरंगे के विकास की भी एक गौरवमय कहानी है। हमारा राष्ट्रध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज का परिवर्तित रूप है। कांग्रेस ने स्वाधीनता की जंग अपने ध्वज के नीचे लड़ी और अंततः देश को स्वाधीनता दिलाई। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया था। इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियाँ थीं। सबसे ऊपर हरी, मध्य में सुनहरी तथा सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी। ये देखिए जैसे डायग्राम में बनाया गया। ये फर्स्ट वाला देखिए। तो पहले हमारे देश का झंडा कैसे था? इस तरह था। वंदे मातरम लिखा था। इसमें चांद और सूरज बने हैं। देखिए इसमें कमल का निशान बना हुआ है। तो ये 3 रंग की पट्टियाँ थी। हरी पट्टी में 8 कमल बने हुए थे। सुनहरी पट्टी में वंदे मातरम अंकित था, यानी लिखा हुआ था। सबसे नीचे वाली पट्टी में चंद्र एवं सूर्य बने हुए थे और 8 कमल भारत के प्रत्येक प्रांत के प्रतीक थे। सन 1917 में बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक नया झंडा तैयार किया। इसमें 5 लाल एवं 4 हरे रंग की पट्टियाँ थी। ये देखिए ये झंडा आपका, इसके बाद फिर इसका परिवर्तित रूप कौन सा आया? ये आया। तो इसको बाल गंगाधर और एनी बेसेंट ने बनाया। बाएं भाग में ऊपर की ओर एक कोने में इंग्लैंड के राष्ट्रध्वज का यूनियन जैक अंकित था तथा दाएं भाग में एक चांद और एक तारा था। इस ध्वज में एक पंक्ति में 5 तारे तथा दूसरे पंक्ति में 2 सफ़ेद तारे बने हुए थे। यह 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया। यूनियन जैक होने के कारण लोगों ने इसका विरोध किया। 1921 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय जो ध्वज तैयार किया गया था उसमें 2 पट्टियाँ थीं। ऊपर की पट्टी का रंग हरा तथा नीचे की पट्टी का रंग लाल था। ये 2 रंगों की पट्टियाँ 2 प्रमुख समुदायों का प्रतीक थी। महात्मा गांधी ने इस ध्वज में एक संशोधन किया। इसमें एक सफ़ेद पट्टी और शामिल की गई जो शेष समुदाय के लोगों का प्रतीक थी। जन आकांक्षाओं का प्रतीक चरखा इस ध्वज पर अंकित था। यद्यपि असहयोग आंदोलन में इस ध्वज का प्रयोग किया गया था, फिर भी यह प्रचलित नहीं हुआ। अगस्त 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्रध्वज स्वीकार किया उसमें 3 समांतर पट्टियाँ थी, क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की पट्टी। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का चरखा अंकित था। इस राष्ट्रध्वज के रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं थे। केसरिया रंग त्याग एवं वीरता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सफ़ेद सत्य और शांति का जन आकांक्षाओं को चरखा प्रदर्शित कर रहा था एवं हरा रंग खुशहाली का प्रतीक था। 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में यह झंडा फहराया गया।
22 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। हम संकल्प करते हैं कि भारत का राष्ट्रध्वज गहरे केसरी सफ़ेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा यानी झंडा होगा। सफ़ेद पट्टी के मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग में अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह का चक्र होगा, जिसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई 2:3 के अनुपात में रहेगी। इस झंडे के पीछे एक इतिहास है। अपनी शानदार जंगे आज़ादी के कई उतार चढ़ाव मुझे याद आ रहे हैं। मुझे याद है और मेरी तरह सदन के सदस्यों को भी यह याद होगा कि कैसे इस झंडे को देखकर हमारी नसें फड़क उठती थी और जब कभी हम थकने लगते थे और हमारी हिम्मत टूटने लगती थी तो कैसे यह झंडा हमें बराबर आगे बढ़ते रहने का हौसला देता था। अपनी आखिरी सांस तक हमारे वीर क्रांतिकारी इस झंडे को थामे रहे और जब बलिदान का क्षण आया तो झुकने से पहले ही इसे दूसरों को थमा गए ताकि यह झंडा हमेशा ऊंचा बना रहे। सच तो यह है कि हमने जब झंडे की रूपरेखा के बारे में सोचा तो केवल एक ही बात हमारे जहन में थी कि झंडा देखने नेक्स्ट पेज देखिए में सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर ही होना चाहिए। हमने चाहा कि झंडा ऐसा हो जो राष्ट्र को संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर सके, अर्थात वह अपने संपूर्ण रूप में भी और अपने अलग अलग अंगों से भी हमारे देश की अंतरात्मा, हमारी परंपराओं और हजारों साल की हमारी समन्वयी जीवन दृष्टि को समेकित रूप से अभिव्यक्त कर सके। यही सोचकर हमने इसकी रूपरेखा बनाई है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने पर श्रीमती हंसा मेहता ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली सेशन में एक नया तिरंगा भेंट किया। अगले दिन 15 अगस्त 1947 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह तिरंगा यानी आपका राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति भवन पर फहराया गया। 16 अगस्त 1947 को इस राष्ट्रध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रातः 8:30 दिल्ली के लाल किले पर फहराया। हमें झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में उसकी गरिमा को क्षति ना पहुँचे। तो ये आपका इस पाठ में हमें हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा होता है झंडा तिरंगा, उसके बारे में उसकी कहानी विस्तार से बताई गई है कि पहले हमारा झंडा किस रूप में आया, फिर बदल के किस रूप में और किस किस नेताओं ने बनाने में उसका योगदान दिया। इसके बाद ये आपके शब्दार्थ है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज देखिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो भारतीय राष्ट्रध्वज के वर्तमान रूप को कब स्वीकारा गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज में अंकित चरखा किसका प्रतीक है? जन आकांक्षाओं का। राष्ट्रध्वज संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित नेहरू ने। और तिरंगे झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई किस अनुपात में होती है? तो 2:3। तो रिक्त स्थान हमें अब भरना है। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु का एक इतिहास एवं कहानी होती है। इसका कहानी होगा। 8 कमल, इसका सेकंड का कमल होगा और थर्ड का वंदे मातरम होगा और 4 में हौसला होगा और 5th में क्या होगा? राष्ट्र ध्वज होगा। अब देखिए ये अनुच्छेद हमें दिया गया है, एक पैराग्राफ आपका दिया गया, इसको पढ़ के हमें क्या करना है? इसके आंसर लगाने। हालांकि ये आप ही लोगों को करने थे, लेकिन फिर भी मैं एक आपको समझाए दे रही हूँ। अब नेक्स्ट चांस से आप लोग इसको करिएगा।
तो अगस्त 1931 में भारतीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्रध्वज स्वीकार किया उसमें 3 समांतर पट्टियां थीं, क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की पट्टी थी। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का चरखा अंकित था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो कैसे आप लिखेंगे इसको, थोड़ा क्वेश्चन से लिख लीजिएगा कि राष्ट्रध्वज को अगस्त 1931 में स्वीकार किया गया, ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्या है कि राष्ट्रध्वज को किस समिति द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा स्वीकार किया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसमें कितनी तथा किस किस रंग की पट्टियां थी? तो उसमें 3 समांतर पट्टियां थी, क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की पट्टी। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि चरखा किस रंग का था तथा किस पट्टी पर अंकित था? तो चरखा गहरे नीले रंग का था तथा सफ़ेद पट्टी पर अंकित था। राष्ट्रध्वज शब्द में कौन सा समास है? तो राष्ट्रध्वज में संबंध तत्पुरुष समास है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए आप, इसमें भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है। तो प्यारा का प्यार हो जाएगा, गहरा का गहराई, लंबा का लंबाई, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, ऊंचा का ऊंचाई, सुंदर का सुंदरता, चौड़ा का चौड़ाई और अध्यक्ष का अध्यक्षता हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर हमें लिखना है। तो कहानी का क्या हो जाएगा? कहानियाँ, पट्टी का पट्टियाँ, तिरंगा का तिरंगे, पंक्ति का पंक्तियाँ, तारा का तारे और झंडा का झंडे हो जाएगा। विशेषणों का उचित विशेषों से सुमेल करना, ये विशेषण है और ये उसके विशेष हो गए। तो राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय का ध्वज, स्वतंत्र देश हो जाएगा, समांतर पट्टियां हो जाएंगी, प्रत्येक नागरिक हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्दों को हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो इसको आपको अपने से करना है। आपका लेसन आज यही खत्म होता है। थैंक यू।